लेकिन इस वक्त राखी दुबे, सवाल मेरा आपसे है, ये शब्द आपने सुने जहां उन्हीं को इसी लीगल सिस्टम से जुड़े लोग ये कह रहे हैं उस पत्नी के साथ मिलकर कि तुम्हें सुसाइड करना था तो किया क्यों नहीं अभी तक। आप सोचिए क्या बीतती होगी उस इंसान पर जो दुनिया के सामने अपना दर्द नहीं रख पाया और आखिरी दिनों में, आखिरी कुछ घंटों में दर्द रखा और अपनी जिंदगी खत्म कर ली। देखिए सुरभि, मैं ये कहना चाहूँगी ये बहुत दुखद है कि हम कहीं ना कहीं पे जब से निर्भया वाला केस हुआ है हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, वुमेन की कहते हैं सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, हमें वुमेन्स को जस्टिस दिलाना है। मैं ये नहीं कह रही हूँ उनके साथ नाइंसाफ़ी नहीं हो रही, उनके साथ रेप नहीं हो रहा, उनको साथ डोमेस्टिक वायलेंस नहीं हो रहा है या डॉरी डिमांड नहीं हो रही है, लेकिन एट द सेम टाइम ऐसा ना हो कि हम अपने बेटों के साथ नाइंसाफ़ी कर बैठे और दूसरा कोई और ऐसा केस हमें अतुल का सुनना पड़े। तो बहुत ज़रूरी है कि समय आ गया कि बैलेंस करने की ज़रूरत है। जो फैमिली कोर्ट्स हैं, फैमिली कोर्ट्स जो होती हैं वो बेसिकली आप एक मैट्रिमोनियल केसेस स्पेशली पर असाइन की गई मैट्रिमोनियल केसेस को सुनने के लिए, उनको बहुत सेंसिटिव होना पड़ेगा। दिल्ली में तो आपकी फैमिली कोर्ट्स प्रॉपर्ली वर्क करी, लेकिन अदर रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द कंट्री में बहुत सी आज भी ऐसी हैं जो सेंसिटिव नहीं है, वो समझ नहीं रही है कि फैमिली के जो इश्यूज होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा इमोशंस इन्वॉल्व है, बहुत एक्सपेक्टेशंस इन्वॉल्व है, धीमे धीमे उनको सुलझाया जा सकता है। फैमिली कोर्ट है, महिला आयोग है, क्या यहाँ पर अब पुरुष आयोग की भी जरूरत है? ये सवाल इसलिए कर रही हूँ क्योंकि राखी आप ही ने कहा एक बैलेंस बनाने की जरूरत होगी, तो ये बैलेंस बनेगा कैसे? आपको इस बीच बता दूं, मेरे साथ डॉक्टर जयंती दत्ता है जिनका साइकोलॉजिस्ट है और एक लंबा अनुभव इनका जिस तरीके से रहा है उसमें उस आवाज को, पुरुषों की इस आवाज को जिस तरीके से केस बाय केस आप समझती आई हैं, मैम इस केस को देखते हुए आपको क्या लग रहा है? क्योंकि यहाँ एक सोशल स्टिग्मा की मैं सवाल इसलिए करूंगी क्योंकि मैं एक और इंफॉर्मेशन हमारे इन तमाम दर्शकों के सामने रखना चाहती हूं। मृतक अतुल सुभाष पर कौन कौन से केसेस दर्ज हुए थे और ये धाराएं जरा सुनिएगा। ये आईपीसी की 1860 की धारा 498A का मैं जिक्र, और इस धारा में आखिर होता क्या है ये भी जान लीजिए क्योंकि इसी 498A के तहत दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज होता है। आईपीसी 1860 की धारा 323 जिसके तहत जानबूझकर किसी को चोट पहुंचाने के आरोप तक लगाए जा सकते हैं। हालांकि धारा 504 का जिक्र इसलिए, इसमें शांति भंग करने के इरादे से किसी को जानबूझकर अपमान का मामला दर्ज किया जाता है। और धारा 506 जो आपराधिक धमकी, दहेज एक्ट 1961 की धारा 3 जिसमें दहेज लेने या देने के आरोप में केस दर्ज होते हैं। धारा 4 जिसमें प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से दहेज मांगना भी शामिल है। इन धाराओं का मैंने जिक्र इसलिए किया क्योंकि आज जिस तरीके से हम इस मुद्दे की चर्चा कर रहे हैं उनमें इन्हीं धाराओं के तहत क्या मिसयूज हो रहा है जयंती मैम? बिल्कुल हो रहा है। आपको हैरानी होगी, अचंभा मुझे भी होता है कि ये तमाम जो एक्यूजेशंस हैं वो सिर्फ उन मर्दों के खिलाफ लगता है जो हाई अर्निंग कैपेसिटी रखते हैं, जिनका पे पैकेज जो है वो काफ़ी फैट है, एंड दे आर ऑल एजुकेटेड। अब आप ये बताइए कि अगर अतुल की केस को हम सिर्फ देखें तो यहाँ पे जो पहला तोहमत इन पे लगा था कि इस मोहतरमा ने कहा कि मेरे फादर की डेथ हो गई है बिकॉज ऑफ शॉक, ये झूठ था, ये प्रमाणित हो चुका। देन एबनॉर्मल सेक्सुअल डिमांड्स, ये भी प्रूफ हो चुका कि ये झूठ है। तो जब झूठ की बुनियाद पे एक्यूजेशंस होते हैं और फिर मर्द को जो है वो लीगल सपोर्ट भी नहीं मिल पाता है। आप देखिए डोमेस्टिक वायलेंस के ऐसे केसेस मैं हैंडल कर रही हूँ एनसीआर रीजन से, जहाँ पे लड़की परेशान कर रही है लड़के को और कहती है कि मैं खुद को नोच लूंगी और तुम्हारे अगेंस्ट चली जाऊंगी। अगर डोमेस्टिक वायलेंस का केस कोई पुरुष उठाता है तो तुरंत अरेस्ट नहीं होता है, मैंने ऐसा केस नहीं देखा। तो अब मैं ये पूछूंगी कि अगर लीगल कॉरिडोर में आप ये कहते हैं कोई इनोसेंट हमारा बेवजह पनिश्ड ना हो जाए, क्या ये इनोसेंट्स डेथ नहीं है? अगर आपको वहाँ से ये सपोर्ट भी ना मिले और आपका मखौल उड़ाया जाए, मैंने ये भी सुना न्यूज़ में कि इनकी जो मदर इन लॉ थी उन्होंने कहा तुम सुसाइड क्यों नहीं कर लेते, सुसाइड कर लो। Even that girl also told him. Now how dare can they say these kind of thing in front of the legal fraternity? मैम जो बात आपने कही है इसी पर एक सवाल लेना चाहूंगी। मिस महालक्ष्मी पावनी मैम सीनियर एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट से, प्रेसिडेंट है सुप्रीम कोर्ट वुमेन्स लॉयर एसोसिएशन की, इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुकी है। पावनी मैम ये कितना बड़ा सबूत है कि आत्महत्या से पहले एक शख्स अपनी गवाही या कहें ये बात साफ तौर पर बता रहा है कि किस तरीके से सेटलमेंट करने की कोशिश की जाती है। मानसिक प्रताड़ना, हरासमेंट जैसे शब्दों का इस्तेमाल इसलिए क्योंकि उसे यह तक कह दिया जाता है कि आत्महत्या अभी तक क्यों नहीं की।
देखिए जो भी हुआ है बहुत दर्दनाक हुआ है और देश और अफसोस की ये बात है कि देश अब जाग रही है। 2021 में 1,20,000 मर्द मरे हैं ये मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स के वजह से, लेकिन एक अतुल सुभाष की वजह से अब देश जागरूक हुई है। और अफसोस की ये बात है दैट मेन आर ऑल्सो बीइंग हैरेस्ड। यहाँ कोर्ट्स को देखना चाहिए कि वो आदमी तो मरा है, इट्स अ डाइंग डिक्लेरेशन, ही हैज़ गिवन अ 24 पेज चिट्ठी लिखे हैं, वीडियो अपलोड किए हैं, तो इससे ज़्यादा क्या साबित करना चाहिए आप लोगों को? सबूत चाहिए कि इतना इमोशनल अत्याचार हुआ है, ही हैज़ गॉन थ्रू मेंटल ट्रॉमा। इसको मान के चलिएगा अगर इनको क्विटल भी मिलता तो, लेकिन इनका प्रतिष्ठा कौन वापस कर सकता था? आजकल की महिलाएं बहुत सैडली ये इसको मिसयूज करते हैं, इस लॉस को, इसको आर्म ट्विस्टिंग, ब्लैकमेल, इमोशनल ब्लैकमेल, एक्सटॉर्शन के रूप में देखा जाते हैं। उन लोगों का बहुत बदलाव की भावना में आकर माँ, भाई, बहन सबको घसीटना चाहते हैं ऐसे फॉल्स केसेस में। तो कोर्ट का फर्ज बनता है, पहले लॉयर्स का फर्ज बनता है कि इन लोगों को, इन क्लाइंट्स को सही राह दिखाने के लिए, सही दिशा दिखाने के लिए, और उन लोगों को उचकाना नहीं चाहिए कि ऐसे केस डालो, ऐसा पैसे मिलेंगे। एक बात इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा लीगल बैटल था, इसमें कहीं ना कहीं लीगल सिस्टम की फेयरनेस पर भी सवाल उठ गए। ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जुडिशियल करप्शन के एलिगेशंस को देखते हुए बहुत बातें अतुल सुभाष ने कही हैं। मैडम, मैं करप्शन के बारे में नहीं बोल सकती हूँ क्योंकि मुझे कोई सबूत नहीं है, लेकिन जो भी महिला है, जो भी जज है, जो भी कोर्ट है, जो भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, उनको साफ देखना चाहिए कि ये एलिगेशंस आर दे सब्सटैंशिएटेड विद प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स, डू दे फुलफिल द इंग्रेडिएंट्स ऑफ सेक्शन 498A? आप लोगों को इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी एंड रोल ऑफ कोर्ट इज दैट ऑफ अ वॉचडॉग मैम, ब्लड हाउंड नहीं। जैसी महिला आ गई, रो गई, झूठ बोल दी, उसका मतलब No, and let me tell you one more thing. There is Arnesh Kumar, प्रीति गुप्ता का केस में 2010 में 14 साल पहले कोर्ट ने इन लोगों को, लेजिस्लेचर को दिया था डायरेक्शन दैट यू ऑल हैव टू रीविजिट द लॉ, लेकिन कोई रीविजिट होने के बावजूद, नए कानून बनने के बावजूद इन लोगों को नहीं मिला। दूसरी बात, 2014 में अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में जस्टिस चंद्रमौली प्रसाद ने किया है। उन्होंने कहा है कि जब बेल केसेस में पुलिस को देखना चाहिए कि सच क्या है, झूठ क्या है, जांच सही जगह से जानी चाहिए, सच निकलना चाहिए। इट इज अ क्वेस्ट ऑफ ट्रूथ एंड जस्टिस, लिंग के लिए नहीं है, समझे? इट इज नॉट अबाउट, इट हैज टू बी जेंडर न्यूट्रल फॉर ऑल। इट हैज टू बी न्यूट्रल फॉर ऑल। मैम अंडरस्टूड, आपकी बात मैंने समझ ली। अदालतें भी बोलती है, लेकिन कानून के मुताबिक क्या वाकई मैडम एक मिनट, परसों जस्टिस नागरत्ना और जस्टिस कोटेश्वर सिंह ने कहा है कि देयर हैज टू बी कॉशन, देयर हैज टू बी एक्सट्रीम कॉशन इन दिस काइंड ऑफ केसेस, क्योंकि जेन्युइन केसेस को नजरअंदाज कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि औरतों के साथ दर्द नहीं होता है, क्रुएल्टी नहीं होता है, लेकिन दे हैव टू सिफ्ट द ग्रेन फ्रॉम द chaff।